आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे चैनल पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है। क्वेश्चन तो वैसे 8, 10, 12 होते हैं, बट हर एक क्वेश्चन से जो है काफ़ी सारे डिटेल्स निकलते हैं। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा मेरे आंसर बताने से पहले। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किन लेखकों ने गुप्त काल को स्वर्ण काल मानने से इनकार अस्वीकार किया। यहां पर काल होना था, ल छूट गया है। तो निम्न में से किन लेखकों ने गुप्त काल को स्वर्ण काल मानने से अस्वीकार किया है, मतलब नहीं माना है। तो यहां पर देखिएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है। आप सभी को पता होगा गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे शासक हुए हैं। तो काफी सारे इतिहासकारों ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का गोल्डन एरा या फिर स्वर्ण काल कहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण काल मानने से इनकार किया है, मतलब कि गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में स्वीकृति नहीं दी है। इन इतिहासकारों का कहना है कि गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ, सामंतवाद की शुरुआत हुई, नगरों का पतन हुआ, जो प्रजा थी वो उतनी खुश नहीं थी, सामंत वर्गों का जो है काफ़ी बोलबाला था, सामंत वर्गों को ही लाभ हुआ, इस टाइप से जो है इनका कहना है। तो ये लोग जो है इसको स्वर्णकाल नहीं मानते हैं। तो आप लोगों ने अभी आंसर दे दिया होगा, आई होप। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो डीडी कौशाम्बी का नाम याद रखेंगे, आर.एस. शर्मा, रोमिला थॉपर, इन तीनों ने, डीडी कौशाम्बी, आर.एस. शर्मा और रोमिला थॉपर, इन तीनों ने जो है इसको गोल्डन एरा या फिर स्वर्ण काल मानने से इनकार किया है। तो आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन गुप्त काल में खगोल शास्त्र से संबंधित नहीं था। तो गुप्त काल में जो है काफी सारा डेवलपमेंट हुआ था। आज का जो क्वेश्चन है ना, ये गुप्त काल से मैंने उठाया है। अधिकतर काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप एक ही टॉपिक से जो है क्वेश्चन उठाया करिए, मतलब कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैंने गुप्त काल से अधिकतर क्वेश्चन उठाया है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि गुप्त काल में कौन खगोल शास्त्र से संबंधित नहीं था, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। वराहमिहिर की अगर हम बात करें तो भाई ये खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट भी खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट भी खगोल शास्त्री थे। उसके बाद जो अपने ये है ना ब्रह्मगुप्त, ये भी खगोल शास्त्री थे। अगर वाग्भट की बात करें तो ये जो है चिकित्सक थे, ध्यान रखेंगे, वाग्भट जो है चिकित्सक थे। बाकी आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये खगोल शास्त्री थे और काफी फेमस थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो ये तीनों खगोल शास्त्र से, चौथे वाले चिकित्सा क्षेत्र या चिकित्सक थे। वैद्य, इसके अलावा एक और थे चिकित्सा क्षेत्र में, धनवंतरी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गुप्त काल के स्मृतिकारों के अनुसार पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति का अधिकारी कौन होता था। तो गुप्त काल में जो है कुछ स्मृतियों की भी रचना हुई, काफी सारी स्मृतियों का भी रचना हुआ और स्मृतियों से भी हमको जो है गुप्त काल के बारे में पता चलता है। तो आपको बताना है कि गुप्त काल के स्मृतिकारों के अनुसार पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति का अधिकारी कौन होता था। मान लीजिए किसी पुरुष की मृत्यु हो गई लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं है, तो ऐसी दशा में उसकी संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, ये आपको बताना है। क्या पिता होगा, भाई होगा, पत्नी या फिर राजा। तो इसका आंसर है पत्नी। जो उस समय जो स्मृति लिखा गया था ना, एक स्मृति है याज्ञवल्क्य, ये एक स्मृति रचा गया था, याज्ञवल्क्य। तो इस स्मृति में जो है ये दिया हुआ है कि अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं होता है, तो ऐसी दशा में उसकी सारी संपत्ति की जो अधिकारी है उसकी पत्नी होगी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन दिया है, गुप्त काल में वेतन की अदायगी नकद की जाती थी। तो ये गलत है।
आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा। गुप्त काल में वेतन की जो अदायगी है ना, वो नकद न हो करके वो भूमि के रूप में होती थी। जागीर जो दिया जाता था ना, जो हम लोग मध्यकाल में देखते हैं, मुगलों के समय, सल्तनत काल में, तो वैसे ही टाइप से जो है एक भूमि दे दी जाती थी जो कि कर मुक्त होती थी। आगे चल करके उस भूमि पर उनको प्रशासन का भी अधिकार दे दिया, सुरक्षा का भी अधिकार दे दिया। तो नकद नहीं होता था, वो जो है भूमि के रूप में होता था। अधिकतर जो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी होते थे उनको, और जो सेना के जो छोटे कर्मचारी होते थे या फिर सैनिक वगैरह होते थे उनको जो है नकद वेतन दिया जाता रहा होगा, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। बाकी अधिकतर जो है नकद जो है मतलब वेतन जो है नकद नहीं होता था, वो भूमि के रूप में होता था। अगला दिया है अग्रहार सिर्फ ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाला भू अनुदान था, तो ये भी बिल्कुल सही है ये कथन। अगला दिया है अग्रहार भूमि कर मुक्त होती थी, ठीक है ये भी। तो यहां पर जो है अग्रहार भूमि की बात कर रहा है। अग्रहार जो है ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि होती थी, और ब्राह्मणों को भूमि दान के रूप में देने की प्रथा की शुरुआत की थी सातवाहनों ने, और गुप्तों के समय में सर्वाधिक भूमि दान दिया गया ब्राह्मणों को। ये जो भूमि दान में दी जाती थी ये कर मुक्त होती थी। एक चीज और ध्यान रखना, अगर मान लो किसी गुप्त शासक ने किसी को ब्राह्मण को भूमि दान में दी, अग्रहार भूमि, लेकिन वो जो है उस ब्राह्मण से खुश नहीं है या उसको लगता है कि ब्राह्मण इस भूमि के लायक नहीं है, तो वो जो है भूमि को वापस भी ले सकता था। यहाँ सही कथन का चयन करना है, तो दूसरा, पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो आपका ब जो है उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में श्री गुप्त को गुप्त का आदिराज कहा गया है? तो यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गुप्त वंश होना था। तो किस अभिलेख में श्री गुप्त को गुप्त वंश का आदिराज कहा गया है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, गुप्त वंश के जो आदिराज या फिर आदि पुरुष या फिर संस्थापक श्री गुप्त को माना गया है। तो ये कहां से पता चलता है, किस अभिलेख से ऐसा पता चलता है, ये आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, तो आप लोग जो है इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपको बताऊं प्रयाग प्रशस्ति की, तो ये समुद्रगुप्त के समय जारी किया गया था, उन्हीं के द्वारा। सांची अभिलेख जो है ये जारी किया गया था, सांची शिलालेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा। मंदसौर शिलालेख ये जो है जारी किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। पूना अभिलेख ये एक ताम्रपत्र है, पूना ताम्रपत्र लेख, ये जो है प्रभावती गुप्त कौन थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वाकाटक नरेश रुद्रसेन से करवा दिया था। तो ये इन अभिलेख, मतलब ये अभिलेख जो है किनके द्वारा जारी किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि श्री गुप्त को किस अभिलेख में गुप्त वंश का आदिराज या आदि पुरुष कहा गया है? तो इसका आंसर होगा पूना अभिलेख, पूना ताम्रपत्र लेख, जो कि प्रभावती गुप्त द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें जो है प्रभावती गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की वंशावली पूरा लिखवाई है, जिसमें उसने पहले शासक के रूप में श्री गुप्त का नाम उल्लेखित किया है। और मतलब आदिराज उसने लिखा है कि गुप्त वंश का आदिराज श्री गुप्त है, और गुप्त वंश का प्रथम शासक उसने घटोत्कच को लिखा है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, प्रभावती के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में। और प्रभावती का विवाह किससे हुआ था? तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत के किन शासकों ने राजसत्ता अपने उत्तराधिकारी को सौंप के संन्यास धारण कर लिया था? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा लिख करके। तो प्राचीन भारत के किन शासकों ने राजसत्ता या फिर बोले राज सिंहासन को त्याग कर, या फिर राज सिंहासन अपने उत्तराधिकारी को सौंप करके संन्यास धारण कर लिया था? तो प्राचीन समय में क्या होता था, 4 आश्रम थे ना, जिसमें से पहला होता था ब्रह्मचर्य, फिर होता था गृहस्थ, फिर होता था संन्यास, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। मतलब पहले जो है 25 साल जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, जिसमें पढ़ाई लिखाई होती थी, फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन व्यतीत किया जाता था, फिर वानप्रस्थ, वन में जाते थे लोग, उसके बाद फिर लास्ट में संन्यास धारण कर लेते थे। तो किसने संन्यास धारण कर लिया था ये आपको बताना है। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार जैन धर्म स्वीकार कर लिया था।
चंद्रगुप्त मौर्य, और ये जो है दक्षिण में चले जाते हैं और वहीं पर जो है अपने शरीर का त्याग करते हैं चंद्रगिरी पर्वत पर। उसके बाद चंद्रगिरी नहीं, ब्रह्मगिरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, चंद्रगिरी या ब्रह्मगिरी, बट दक्षिण में कर्नाटक में जाकर के वो जो है अपने देह का त्याग करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म अपनाया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम समय में अपना संन्यास धारण कर लिया था और अपने पुत्र, अपने उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को अपना शासन सौंप दिया था, तो ये भी संन्यास धारण कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इन्होंने संन्यास धारण नहीं किया था, हर्षवर्धन ने भी संन्यास धारण नहीं किया था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने जो है संन्यास धारण किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका अ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय इतिहास का वह पहला शासक कौन था जिसने राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं के उद्देश्य पूर्ति हेतु अन्य राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये भी, तो इसको भी जो है आप लोग जो है आंसर करने की कोशिश करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि भारत में सबसे पहला शासक कौन था जिसने राजनैतिक महत्वाकांक्षा, या फिर एक ये बोलना चाहिए कि अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अन्य राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जैसे अकबर ने किया था ना राजपूतों को अपना मित्र बनाने के लिए, तो ठीक वैसा ही काम सबसे पहले करने वाला शासक कौन था भारत का, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा बिंबिसार, जो कि मगध साम्राज्य के पहले राजवंश हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और बिंबिसार भारतीय इतिहास का वह पहला शासक था जिसने राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं के उद्देश्य पूर्ति हेतु दूसरे राजवंशों की कन्याओं से वैवाहिक संबंध या फिर उनसे के साथ विवाह किया था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहां पर हम लोग देखते हैं बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो बिंबिसार ने जो है 3 विवाह किए थे। बिंबिसार ने सबसे पहला विवाह उसने जो है कोसल जो महाजनपद था, वहां राजा थे प्रसेनजीत, तो कोसल के प्रसेनजीत की बहन कोसल देवी के साथ विवाह किया था, सबसे पहला विवाह बिंबिसार का। और इस विवाह के फलस्वरूप उसको जो है दहेज में काशी नगर प्राप्त होता है, काशी का क्षेत्र मिलता है, जो बड़ा धन धान्य से संपूर्ण था, काफी टैक्स वगैरह वहां से मिलता था। इसने दूसरा विवाह किया वैशाली के लिच्छवी कुल का जो प्रमुख था ना चेष्टक, उसकी बहन जिसका नाम था चेलना, उससे विवाह किया। इसके बाद मध्य देश की राजकुमारी जिसका नाम था क्षेमा। तो इस तरह से इसने जो है 3 विवाह किए, एक कोसल से, वैशाली से और मद्र से, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है इस तरह का विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जो इंडो ग्रीक शासक था ना सेल्यूकस निकेटर, उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया था। सेल्यूकस निकेटर खुद ने जो है विवाह का ऑफर किया था और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो भी जो है उसके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता था। और वैसे कहानी तो नहीं बोल सकते, हकीकत में यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया था बुरी तरह से, और बाद में फिर सेल्यूकस जो है अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि भाई अच्छे रिलेशन बना रहे। बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने बेटी का विवाह, जो मैंने पीछे बताया ना प्रभावती गुप्त, उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से करवाया था। वाकाटक उस समय जो है दक्षिण में बड़े शक्तिशाली थे, तो उनके साथ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता था, तो इसीलिए उसने अपनी बेटी का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से करवाया। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करें तो उसने जो है अपने बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। इसके अलावा उसके समय में भी काफी सारे अन्य राजवंशों से वैवाहिक संबंध हुए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी जो है वैशाली का जो लिच्छवी कुल है ना, वहां से विवाह किया था। वैशाली के लिच्छवी कुल से विवाह किया था, कुमार देवी से विवाह किया था। वैशाली की जो लिच्छवी गणराज्य है ना, तो उनकी वहां की जो राजकन्या थी राजकुमारी कुमार देवी, उससे विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्कों पर कुमार देवी और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त प्रथम का नाम मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे चल करके अगर हम लोग देखें तो अकबर ने भी इस तरह के विवाह किए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन दिया है गुप्तकालीन वे कवि जिनके विषय में केवल अभिलेखों से जानकारी मिलती है।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये भी गुप्त काल से। तो गुप्त काल के वे कवि जिनके बारे में हमको केवल अभिलेखों से जानकारी मिलती है, इनके संबंध में अन्य कहीं से जानकारी नहीं मिलती है। और ये लोग जो है आला दर्जे के कवि थे। इनका जो काव्य कौशल है ना, जो अभिलेखों में देखने को मिलता, वो उच्च कोटि का था। लेकिन इनका कोई रचना के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलता है। अगर हम बात करें महाकवि कालिदास, विशाख दत्त, भास, इन सब की जो है रचनाएं हमको मिलती है। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं मिलती है, 7 जो है पूरी तरह से प्रमाणित है कि महाकवि कालिदास जी की है। इसके अलावा 40 रचनाएं ऐसी हैं जिनको कालिदास जी का माना जाता है, बट वो प्रूफ होना बाकी है। लेकिन यहां आपको बताना है कि वे कवि जिनके विषय में केवल हमको अभिलेखों से ही पता चल पाता है, मतलब उनका कोई पुस्तक, कोई रचना नहीं प्राप्त है या कहीं पर उदाहरण भी नहीं मिलता है। तो यहां पर देखिएगा, हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, और वो काव्य शैली में लिखा हुआ था। काव्य पद्य, वैसे वो जो है ना पद्य और गद्य दोनों शैलियों में लिखा गया था, जिसको चंपू शैली कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो लेखनी का जो है एक प्रूफ मिलता है कि कितना उच्च कोटि का ये लेखक कवि रहा होगा। साव की अगर हम बात करें, जिसको वीरसेन के नाम से भी जाना जाता है, तो उदयगिरी लेख जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय से संबंधित है, वहाँ से इसके जो भी लेखनी का चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद वत्स भट्टी और वाशुल, ये दोनों जो है मंदसौर, जो कुमार गुप्त का जो अभिलेख है ना मंदसौर, तो वहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब सभी जो है ना ऐसे कवि हैं जिनके बारे में अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल में सोने का सिक्का क्या कहलाता था। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो आप लोग इसका आंसर जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा, देखो जो स्वर्ण है ये तो उस समय नहीं चलता था। रूपक की अगर हम बात करें, जो चांदी का सिक्का होता था उसको रूपक कहा जाता था। निष्क जो है प्राचीन समय में एक क्या बोलना चाहिए, क्रय विक्रय का साधन था या फिर लेन देन का साधन था, ये बोल सकते हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्के को बोला जाता था दिनार, ध्यान रखेंगे दिनार कहा जाता था। आज इतना ही क्वेश्चन है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।